क्योंकि देश प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरें। 24 फरवरी से शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच जंग आज 11वें दिन भी जारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की। पुतिन ने बताया कि यूक्रेन के साथ वह बैठक करने के लिए तैयार है। तो वहीं जेलेंस्की के दफ्तर का भी बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की के दफ्तर ने बताया कि जेलेंस्की पुतिन के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार हैं। तो वहीं रूसी सेना ने विनित्सिया में 8 मिसाइलें दागी। मिसाइल हमले में एयरपोर्ट तबाह हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर कहा है कि हम अपने वर्तमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जिंदगी और गुलामी की जंग लड़ रहे हैं। हमारी सरहद कहाँ होगी, यह इसकी लड़ाई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमारी शर्तें मान ले, युद्ध खत्म हो जाएगा। रूसी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति से व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि वे बगैर अपनी शर्तें माने यूक्रेन में अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि नरसंहार रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्टारलिंक सिस्टम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एलन मस्क को धन्यवाद दिया। तो इधर यूक्रेन के लुहांस्क को रूस ने आज़ाद देश का दर्जा दे दिया। वहीं जंग के बीच पोप फ्रांसिस ने अपील की है कि खून और आंसुओं को बहाना बंद करें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 15,000 से ज़्यादा भारतीयों को घर लाया जा चुका है। आज भी 11 विमानों से 2,000 से ज़्यादा भारतीयों को वापस वतन लाया गया। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के लिए 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले में वोट डाले जाएंगे। पिछली बार तो इनमें से ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी का भगवा फहराया था, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले से नज़र आ रहे हैं। मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 7वें चरण की 54 सीटों में से 11 अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 7वें चरण में लगभग 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के कई मंत्रियों के चुनावी भाग्य का फैसला होगा। वोटिंग के लिए आने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना की जाएगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि 10 मार्च को किसका राज तिलक होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। वहीं इसी को लेकर राजस्थान के कोने कोने से लोग उनका आभार जताने रोज उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। आज भी प्रदेश भर से कई संगठनों के लोग सीएमआर पहुंचे और फूल माला के साथ सीएम का स्वागत किया। इस दौरान राजस्थान रावत राजपूत महासभा की ओर से सीएम गहलोत का आभार जताया गया। साथ ही निवाई के लोग भी विधायक प्रशांत बेरवा के साथ सीएमआर पहुंचे और लोकगीत गाकर बजट घोषणा के लिए सीएम गहलोत का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते नजर आए। सभी लोगों ने सीएम का आभार जताया। सभी लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत ने सभी वर्गों को देखकर इस बजट की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर रोजाना हजारों की संख्या में लोग उनका धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट की घोषणा की है, जहां उन्होंने सभी कर्मचारी और उनके परिवार का खास तौर से ध्यान रखा है। बीकानेर में आज इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आगाज हुआ। कोरोना के चलते 2 सालों तक कैमल फेस्टिवल नहीं हो पा रहा था। इस कैमल फेस्टिवल की शुरुआत हेरिटेज वॉक के साथ हुई, जो कि लक्ष्मीनाथ मंदिर से शुरू हुई और शहर की तंग गलियों से गुजरती हुई रामपुरिया हवेली तक पहुंची। इस दौरान ये गलियां गुलजार दिखी, तो साथ ही साथ राजस्थान की सतरंगी संस्कृति साकार होती दिखाई दी। इस हेरिटेज वॉक में संभागीय आयुक्त नीरज पवन, कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, आईजी ओम प्रकाश और एसपी योगेश कुमार यादव भी मौजूद रहे। साथ ही साथ इस दौरान लंबी मूंछों वाले गिरधर व्यास भी अट्रैक्शन का केंद्र रहे। यहाँ तक कि ऑफिसर्स भी उनके साथ सेल्फी खिंचवाते नजर आए। साथ ही साथ कई कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें खास तौर पर ऊँटों का डांस देखते ही बन रहा था। ऊँटों की दौड़ भी हुई, तो हमेशा की तरह फर कटिंग का भी आयोजन किया गया। हालांकि विदेशी पर्यटकों की नदारदगी निश्चित तौर पर दिखाई दी और इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन संकट के चलते विदेशी पर्यटक
उस तादाद में नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ बीकानेर का मौसम भी इन दिनों उतना मुफीद नहीं है, लेकिन ज़िला प्रशासन की कवायद यही थी कि पर्यटन जगत में एक अच्छी शुरुआत कम से कम कोरोना के बाद हो। आज पहले दिन स्थानीय पर्यटक और स्थानीय लोग इस कैमल फेस्टिवल का लुत्फ लेते नजर आए। कल भी कई कार्यक्रम होंगे, खासतौर पर जोहड़बीड़ में होने वाली बर्ड वाचिंग को लेकर उत्साह है। इसके अलावा कल जूनागढ़ पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अपने प्रवास के चौथे दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान इटावा कस्बे में बिरला का रोड शो हुआ तो कोटा से इटावा के रास्ते में मारवाड़ा चौकी, कासमपुरा और दिगोद समेत कई गांवों के लोग भी लोकसभा स्पीकर की अगवानी करने के लिए जुटे। बिरला बाद में कृषि उपज मंडी इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांगजनों और वृद्धजनों के बीच पहुंचकर बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया। बिरला बाद में इटावा कस्बे में आयोजित प्रबुद्ध जन स्नेह मिलन समारोह में भी पहुंचे, जहां सांगोद प्रधान जयवीर सिंह समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा स्पीकर का जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान अपने संबोधन में बिरला ने खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिव्यांगजनों के लेकर के बनाए गए विजन से प्रेरणा लेने की बात कही और कहा कि शहर कस्बे से लेकर गांव ढाणी तक आखिरी छोर पर बैठे हर योग्य दिव्यांगजन तक सहायक उपकरण पहुंचाना और उन्हें हर सरकारी मदद और सरकारी योजना से जोड़ना हर किसी का और खासकर जनप्रतिनिधि का पहला मकसद होना चाहिए।